गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अपन ने आधारिक फसल पद्धतियों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं, ठीक है। धान क्या होते हैं? चावल कहाँ होते हैं? पानी में उगते हैं, तो वर्षा ऋतु में ही हम इसको उगाते हैं, है ना। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि क्रियाकलाप उस प्रकार के जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो कि आगे दिए गए हैं। एक पौधा उगाने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस से उसको गुजरना होता है, ये चीज़ें। पहली चीज़ क्या आती है? मिट्टी तैयार करना पड़ता है। फिर दूसरा क्या आता है? बुआई करनी पड़ती है, खाद और उर्वरक देना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है। सिंचाई मतलब पानी देना उस फसल को। खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार को एक्स्ट्रा जो पौधे उग जाते हैं उसको हटाना पड़ता है, कटाई करनी पड़ती है, फिर उसका भंडारण करना पड़ता है। कोई भी चीज़ आ जाएगी, फसल कट के आ जाएगी, ठीक है, फिर उसको भंडारण करना पड़ता है। तो अब ये हम बात करेंगे मिट्टी तैयार करने वाली। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना और उसे पोला बनाना कृषि के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जुड़े भूमि में गहरा तक चली जाती हैं। क्या होता है? मिट्टी को जब तैयार करते हैं, जब मिट्टी तैयार कर रहे हैं, ठीक है, मिट्टी ऊपर नीचे मिट्टी जब होती है तो मिट्टी पोली हो जाती है और फिर उसमें जो गहराई के अंदर जड़ें चली गई थी वो भी श्वसन करने लग जाती है। पोली मिट्टी पौधे की जड़ों में सरलता से श्वसन में सहायता करती है। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए सूक्ष्म जीवों में वृद्धि करने में सहायता करते हैं। अब उनके किसान का जो मित्र क्या कहलाता है? केंचुआ कहलाता है। वो क्या करता है? सूक्ष्म जीवों में वृद्धि में सहायता करता है। जीव किसानों का मित्र भी है क्योंकि यह मिट्टी के और पलट कर पोला कर देता है, हुमस बनाते, परंतु मिट्टी को पलटना पोला करना आवश्यक है, ठीक है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु कुछ सजीव होते हैं। इसका अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम को मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी की नियुक्ति करते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर में मिट्टी के पौधे में वृद्धि में सहायक होती है। उलट पुलट करने से पोला होने में पोषक तत्वों आ जाते हैं और पौधे इन पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं। अतः मिट्टी को उलट पुलट करना, पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मतलब मिट्टी तैयार करना पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब इसकी बात करते हैं। मिट्टी को उलट पुलट करना, पोला करना प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर भी कहते हैं। हल लकड़ी और लोहे से बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है, जुताई से पहले पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक होता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत का समतल करना आवश्यक होता है। यह कार्य पाटन द्वारा किया जाता है, ठीक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करने की आवश्यकता होती है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दी जाती है। इसे जुताई समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है, ठीक है। आपके लिए आता है जुताई किसे कहते हैं? जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलट पुलट पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। बुआई के समय क्या करते हैं? बुआई से पहले सिंचाई करते हैं, उसमें सिंचाई करते हैं। सिंचाई के साथ साथ बीज, उसमें जो खाद होती है वो भी डाल दी जाती है। कई बार उसके पाटन किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कृषि औजार की, है ना। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी में भूरभूरा करना आवश्यक होता है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली, कल्टीवेटर इस कार्य के लिए उपयोग में लाने वाले औजार हैं। हल, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने, मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। और यह औजार लकड़ी का बना होता है, जैसे बेलों की जोती। अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जा सकता है। इनमें लोहे की मजबूत कीले की पत्ती लगी होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है। इसे हल शेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरे सिरा जोत से डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल आदमी की सरलता से चल जाता है। जोड़ी मतलब दो बैल होते हैं और बीच में एक आराम से ये कार्य कर सकता है। आजकल लोहे की हल तेजी से देशी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। यहाँ पे लकड़ी का जो रहता था, आजकल लोहे का ये प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है।
कुदाली एक सरल औजार है। इसका उपयोग खरपतवार निकालने में, मिट्टी को पोला करने में किया जाता है इसमें लकड़ी या लोहे की छड़ होती है, जिसे एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी रहती है। यहाँ पे ये लोहे की लगी रहती है। आगे बढ़ते जाते हैं किसान, है ना, और ये मिट्टी ऊंची नीची शिफ्ट होती रहती है, ठीक है। इसे हल बोलते हैं। आप लोग पढ़ते थे ना जब, ह से हल, वो मिट्टी के कार्य आ रही। अब जो ये कुदाली कैसे होती है, कुदाल में ये लगी रहती है, पकड़ रहती है, हैंडल रहता है, जोत रहता है। यहाँ पे कुदाल लगी रहती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशु द्वारा खींचा जाता है। कल्टीवेटर आपके लिए आ सकता है। कल्टीवेटर क्या होता है? कल्टीवेटर होता है पलटना, उलट पुलट करना, ठीक है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम व समय दोनों की बचत होती है। कल्टीवेटर ये लगा दिया जाता है। पहले बैलों से जो सिंचाई कर रहे थे, अब उसकी जगह क्या कर रहे हैं, एक ट्रैक्टर से ही कार्य किया जा रहा है, ठीक है। कल्टीवेटर को बुआई, अब कहते हैं बुआई के लिए, बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ व स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। बीजों का चयन, एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा और माँ चने में से कुछ बीज में रख कर उसे पानी में डाल रही थी। कुछ मिनट पश्चात बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। आश्चर्य हुआ, बीज पानी में क्यों तैरने लगे हैं। अब ये बीज परीक्षण की बात है। जो उत्तम बीज होते हैं ना बच्चों, उत्तम बीज क्या होते हैं, पानी में डूब जाते हैं। जो हल्के बीज होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं। एक बीकर लेकर इसे पानी के आधा भरिए, इसमें एक मिट्टी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए, प्रतीक्षा कीजिए। कुछ बीज ऊपर तैरने लगेंगे, कुछ बैठ जाएंगे। जो बीज हल्के होंगे वो भारी और अंतर होगा। जो क्षतिग्रस्त बीज होंगे ऊपर तैरने लगेंगे, वो अच्छे बीज नहीं होते हैं। अच्छे स्वास्थ्य बीजों की क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीजों को औजारों के बारे में जानना आवश्यक होता है। परंपरागत औजार, परंपरागत औजार मतलब जो प्राचीन समय से ही हम उसको कार्य में ले रहे हैं, वो परंपरागत औजार के अंतर्गत आता है। परंपरागत बीजों में बुआई के इस्तेमाल किया जाने वाले औजार की आकार के होते हैं। बीजों को इसके अंदर डालने वाले अभी 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजर जाता है। ये सिरे मिट्टी पे भेद कर बीज में स्थापित किए जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे बुआई हो रही है। यहाँ पे बीज, ये एक थैले में बीज रख रखे हैं और इसके यानी कीप इसके अंदर से डालते जा रहे हैं, बैग आगे जा रहे हैं और ये इसमें से बीज नीचे निकल के ज़मीन के अंदर जाते जा रहे हैं। बीज बोने के पारंपरिक तरीका, सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बीजों के समान दूरी के गहराई बनी रहती है, सुनिश्चित रहता है। अब देखिए यहाँ पे ये होते हैं, यहाँ पे बीज आते रहते हैं, यहाँ पे बढ़ते रहते हैं और सभी जगह बीज आते हैं, आगे आगे बढ़ता जाता है। यहाँ तो एक ही जगह जा रहा है, यहाँ पे 3 इतनी सारी जगह, 1 2 3 4 5 जगह आके बीज अलग अलग जगह समान दूरी पे ये बीज बुआई हो जाती है। इसके उपयोग द्वारा बीजों को समान दूरी पर गहराई बनी रहती है, सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक दिए जाते हैं। बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जाता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। अपने विद्यालय के समीप पौधशाला नर्सरी में मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैली में रखे हुए हैं। इस प्रकार क्यों रखे थे, मतलब अलग अलग रखे रहते हैं छोटे छोटे पौधे। धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले प्रयोगशाला में उगाया जाता है। पौधा तैयार हो जाने पर उन्हें हाथ से रोपित कर लिया जाता है। कुछ वन्य पौधे, पुष्पी पौधे भी प्रयोगशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीज उचित दूरी होना अत्यंत आवश्यक है। पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक और जल की मात्रा की प्राप्ति आवश्यक होती है। अधिक घनेपन रोकने के लिए पौधे को निकालना पड़ता है। अब देखिए किसी भी चीज़ की वृद्धि के लिए उसे पर्याप्त हवा चाहिए, पर्याप्त पानी चाहिए, ठीक है, अच्छा बीज चाहिए। तो जो उगाने के लिए अलग अलग उसको कुछ कुछ दूरी पे उसको उगाना पड़ता है, ठीक है, तभी वो अपनी ग्रोथ कर पाता है। खाद एवं उर्वरक मिलाना, ये वे पदार्थ है जिसमें मिट्टी के पोषक तत्व बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। इन्हें खाद व उर्वरक कहते हैं, ठीक है। फसल को अच्छा बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, उसमें खाद मिलाया जाता है, उर्वरक मिलाया जाता है। खाद होता है खेत में तैयार होती है और उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं। मैंने एक खेत में उगने वाली सफल फसल पौधे के देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से उगते थे। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है।
यह पोषक पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते हैं। कल्पना कीजिए कि पोषक तत्व क्या होगा। अगर हम एक के बाद उसके पैदावार लेते रहेंगे तो क्या होगा, मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। अगर हम लगातार वो उसकी, क्योंकि उसको वो चीज़ तो मिल नहीं रही है, खाद डाल नहीं रहे, उर्वरक डाल नहीं रहे, और निरंतर अगर हम उसमें लेते रहेंगे तो क्या होगा, जो मिट्टी होगी, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, जिससे फिर उसकी पैदावार अच्छी नहीं होगी। फसलों को लगाने वाले मिट्टी के कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। प्रक्रम को खाद देना कहते हैं। अपर्याप्त खाद देने के लिए पौधे कमजोर हो जाता है। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ होता है जो कि पौधों के जंतु अपशिष्ट से प्राप्त किया जाता है। किसान पादप व जल जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डालते जाते हैं। उसका अपघटन होने पर खुले में छोड़ दिया जाता है। अपघटन के सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटन पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्ट और केचुए द्वारा बनाए गए खाद के विषय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये पौधे तैयार कर रहे हैं प्रयोगशाला में, छोटे छोटे पौधे बना रहे हैं ये। ठीक है, मूंग व चने के बीज लेकर उसे अंकुरित कीजिए। उसमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद बीज छाड़ दीजिए। अब 3 गिलास के एक ही पात्र में ABC निशान लगाएंगे। ए में थोड़ा मिट्टी लेंगे, इसमें थोड़ा सा गोबर की खाद मिलाएंगे। ब में समान मात्रा में मिट्टी लेकर थोड़ा सा यूरिया मिलाएंगे। सी में मिट्टी में कुछ भी नहीं मिलाएंगे। अब इसमें पानी की समान मात्रा डालेंगे। अब 7 दिन बाद में वृद्धि देखेंगे कि किस में कितनी वृद्धि हुई है। देखो, इसमें तो गोबर की खाद डाली है, इसमें यूरिया डाला है। ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं डाला है। तो जब जिसमें कुछ नहीं डाला तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो कैसी हुई है। ठीक है, खाद व उर्वरक के साथ पौधे में वृद्धि। अब हम बात करेंगे कि इन तीनों गिलासों में पौधों में जो वृद्धि एक समान थी, किस गिलास में पौधों में वृद्धि बेहतर हुई है, किस गिलास में पौधे में वृद्धि अधिक हुई है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ जो विशेष पोषकों में समृद्ध करते हैं वे खाद को कैसे भिन्न होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है। अब ये आता है आपके लिए, उर्वरक का उत्पादन कहाँ किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इसके उपयोग में किसानों को गेहूं, धान, मक्का जैसे फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों को अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता शक्ति कमी आती है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन जाता है। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का ही प्रयोग करना चाहिए। 2 फसलों के बीच में कुछ समय का अंतराल छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन में, जल अवशोषण में वृद्धि होती है। इसका मिट्टी से सभी पोषकों में प्रतिपूर्ति की जाती है। मिट्टी में पोषकों में प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है कि फसल चक्रण या फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाए जाने चाहिए। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाया जाता था। दूसरी ऋतु में इससे क्या होता था, मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती थी। जैसे आप लोगों को पहले बताया है कि जो फसल में मिट्टी में अगर बीच में दालों को बोया जाता है तो उससे क्या होता है, मिट्टी की नाइट्रोजन, क्योंकि दालों में नाइट्रोजन की पूर्ति करने की क्षमता होती है प्रोटीन के लिए। ठीक है, प्रोत्साहन मिलता है। पिछली कक्षा में राइबोसियम बैक्टीरिया के विषय में हमने पढ़ा है। फलीदार लेग्यूमिनस पौधे की जड़ों में ग्रंथियों में पाए जाने वाले वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करते हैं। अब आपको ये पता है कि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन की उपस्थिति आवश्यक होती है। ठीक है, अब आपका एक प्रश्न बन के आएगा, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, तो आपको ये याद करना है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है। उर्वरक मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब खाद में क्या अंतर है। यह खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, पौधों के अवशेषों से विघटन से प्राप्त होता है। खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद से मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त किया जाता है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक से कम होते हैं। ठीक है, ये आपका अंतर आ जाता है। अब हम सारणी 1 में उर्वरक खाद के बीच में अंतर गए हैं। खाद्य के लाभ क्या होते हैं। अगर हम फसल में खाद देंगे तो उसका लाभ क्या होगा। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका कारण क्या है, इससे मिट्टी में जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भूरी संध्रक हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से हो जाती है। मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद में मिट्टी का गठन में सुधार होता है। सिंचाई के लिए
सिंचाई के लिए, सिंचाई क्या करते हैं? सिंचाई का मतलब होता है पानी देना। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे में वृद्धि और वर्धन के लिए पोषक तत्व जल का विशेष महत्व है। पौधे में की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। इसके साथ ही खनिज व उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है, 90% जल होता है। जल आवश्यकता है तो क्योंकि बीज के अनुकरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकती है। जल में घुलने वाले पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल को पाले और गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने में खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक होता है। निश्चित अंतराल में खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एक बारंबार फसलों की मिट्टी और ऋतुओं में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि इसे क्या मिट्टी में पत्तियों में जल वाष्पन दर अधिक होने लग जाती है। इस वर्ष पानी देते समय अधिक सतर्क रहने की पिछली गर्मियों में मैंने पौधे सूख गए और मर गए थे। मतलब गर्मी के समय में पानी की आवश्यकता अधिक होती है। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से होते हैं? कुएं, नलकूप, जल, झील, नदियाँ, बांध, नगर इत्यादि जल के स्रोत हैं। कुआं, झीलों की नहरों उपलब्ध जल के निकालने में खेतों तक पहुंचाने के तरीके में भिन्न है। मवेशी मजदूर विभिन्न इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें सस्ते, कम दक्ष विभिन्न पारंपरिक तरीके मोट, घिरनी, चैन, पंप, ढेकली, रहट इत्यादि। देखिए चित्र दिख रहा है आपको, ये पारंपरिक है, ठीक है, जिसे पारंपरिक तरीके से खेतों में जल सिंचाई के लिए दिया जाता है। जल के ऊपरी खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात करूंगी मैं सिंचाई के लिए आधुनिक विधियां क्या है। ठीक है, आप इसको पढ़ें, 2 बार पढ़ें, फिर उसको डिलीट कर दें। ठीक है।